हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चर्चा लेके आया हूं जो कई बार हमारे दिमाग में या तो आती होगी या फिर आज के बाद आने लगेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में नहीं आते, लेकिन एक बार सोचेंगे तो शायद वो सवाल दिमाग में आने लगेंगे। अगर आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं या आप उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, और जानकारी से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप NCERT या रमेश सिंह पुरी पढ़ चुके हैं, नहीं, अगर आप थोड़ा भी अखबार पढ़ते हैं, थोड़ा भी आपको पता है कि अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आमतौर पे दो संस्थान जो होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं। उनमें से पहला संस्थान जो होता है वो होता है किसी भी देश का आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है, या फिर सरकार। बेसिकली वित्त मंत्रालय कौन होता है? सरकार। जो भी हमारे यहां निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तो एक होता है वित्त मंत्रालय। इसका नाम आप सुनते रहते हैं समय समय पे। वित्त मंत्री जो है बजट लेके आते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, सारे विभागों को पैसे का आवंटन करते हैं कि भाई कृषि विभाग को कितना पैसा मिलना चाहिए, पशुपालन को कितना पैसा मिलना चाहिए, उद्योगों को कितना पैसा मिलना चाहिए। सारा बंटवारा कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन जहां पर अर्थव्यवस्था की बात आती है, सारी शक्तियां वित्त मंत्रालय के पास। वित्त मंत्रालय मतलब सरकार। वित्त मंत्रालय क्या है? सरकार का एक हिस्सा है। यह तो हमको पता ही है भाई। निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया, है ना। तो वित्त मंत्रालय जो होता है वो भारत सरकार का एक हिस्सा होता है, और जो भी भारत सरकार की नीतियां होती हैं उन पर वो काम करता है, उन्हीं को वो लागू करता है। अगर हमारे पास सरकार का एक वित्त मंत्रालय है जो अर्थव्यवस्था को चला रहा है, जो अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है, उसको मैनेज कर रहा है, भाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम हमेशा कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, वित्त मंत्री बढ़िया है। अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, वित्त मंत्री खराब है, हम भी यही कहते हैं। हमारे दिमाग में यही तो नोशन है हमेशा कि अर्थव्यवस्था बढ़िया करती है तो हम वित्त मंत्री की तारीफ करते हैं, खराब चलती है तो हम वित्त मंत्री की आलोचना करते हैं। तो यह RBI का क्या चक्कर है भाई? अगर हमारे पास एक वित्त मंत्रालय है जो सक्षम है, जो केपेबल है, जिसके पास शक्ति है कि वो भारत सरकार के पूरे वित्त को चलाए, तो ये रिजर्व बैंक का काम क्या है और इसकी जरूरत क्या है? मेन बात यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आपने अक्सर सुना होगा ना, RBI गवर्नर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, RBI ने फलाना रेट बढ़ा दिए, फलाना रेट घटा दिए। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो सत्र मैं छोटे छोटे आपके साथ लेता हूं, ये बहुत तकनीकी सत्र नहीं है, ये बिगिनर सत्र है। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो ये सत्र आपके लिए है। अगर आप एक एडवांस लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं तो ये सत्र शायद आपके लिए उतने उपयोगी नहीं होंगे, क्योंकि इनमें मैं एकदम बेसिक बात करूंगा, नियम कायदे नहीं सिखाऊंगा। नियम कायदे के लिए मेरी रमेश सिंह की प्लेलिस्ट है या फिर P2I बैच है, जहां पर ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो RBI की क्या आवश्यकता है? जब हमारे पास एक वित्त मंत्रालय है जो सरकार के वित्त को चलाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमें क्या जरूरत है? अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरी तरह से हटा दें एक बार के लिए, मान लीजिए, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था में कोई फर्क पड़ेगा? या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल है, उसका जो काम है, वो सरकार खुद क्यों नहीं कर सकती? वित्त मंत्रालय खुद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि याद रखिएगा, RBI जो है उसके गवर्नर वगैरह की नियुक्ति भले ही सरकार करती हो, लेकिन वो स्वायत्त है, वो एक स्वतंत्र संगठन है। वो सरकार की बात को आमतौर पे सरकार की बात से डिसएग्री कर सकता है। RBI के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो सरकार की नीति चलाएगा। याद रखिएगा, देखिए, वित्त मंत्री पे जिम्मेदारी है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमको ये नीति लागू करनी है, तो वित्त मंत्री को वो नीति लागू करनी पड़ेगी। वित्त मंत्री चर्चा विचर्चा कर सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकता प्रधानमंत्री से कि मैं आपकी नीति से सहमत नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा लागू। RBI ये कह सकता है, RBI को यह अधिकार है। हालांकि एक ऐसा अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है जो इमरजेंसी, आपातकालीन अधिकार है, जहां केंद्र सरकार RBI को आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन वो आमतौर पर यूज नहीं होता। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या RBI करता है और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको वित्त मंत्रालय से अलग एक संस्थान बनाना पड़ा। और याद रखने की बात बेटा यह है कि यह संस्थान केवल भारत में नहीं है,
दुनिया की जितनी भी व्यवस्थित अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, सब में एक इस प्रकार का केंद्रीय बैंक होता ही होता है। तो ऐसा क्या काम है, ऐसी क्या गुत्थी है जो सरकार खुद नहीं सुलझा पाती, जिसके लिए उसे आरबीआई की जरूरत पड़ती है? इसको आज हम 5 मिनट में अगले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सरकार का काम होता है देश की आर्थिक नीतियां बनाना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दोगे या फिर आप कृषि को बढ़ावा दोगे, उद्योगों में आप भारी उद्योग लगाओगे या फिर आप छोटे उद्योग लगाओगे, आप कहां पर कितना निवेश करने का प्रयास करोगे, वगैरह 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 वगैरह। जहां पर भी कुछ भी नीतिगत फैसला होता है, जहां पर कुछ भी नीतिगत फैसला होता है, वो फैसला कौन लेता है? भारत सरकार लेती है। ठीक है, यह सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार को लोगों ने चुना है, लोकतंत्र की शक्ति है सरकार के पास, और यह अधिकार आप सरकार से नहीं छीन सकते। सरकार जो नीति बनाती है, यह माना जाता है कि वो जनता की इच्छा है, देश की इच्छा है, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई है। सरकार की जो नीतियां होती हैं, ये स्पष्ट होती हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये नीतिगत फैसले जो होती है, ये आपकी सरकार लेती है। इसमें क्लियर हो गया? अब यहां पर, ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राजकोषीय नीतियां। यानी कि सरकार का खजाना जो है, राजकोषीय नीतियों का क्या मतलब होता है? राजकोषीय नीतियों का मतलब यह है कि सरकार के पास एक खजाना है, उस खजाने को सरकार कैसे भरना चाहती है और कैसे खाली करना चाहती है। भाई, सरकार पैसा कमाती भी है, पैसा खर्च भी करती है, तो उस खजाने को सरकार कैसे भरती है और कैसे खाली करती है, यह सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार इस पे निर्णय ले सकती है और कोई भी इस पे सरकार को रोक नहीं सकता कि आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, अनलेस वो काम गैर कानूनी हो, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कई बार क्या होता है, सरकार सरकार केवल सरकार की भूमिका में नहीं होती। कई बार सरकार जो होती है वो बाजार में एक प्लेयर की तरह भी जाती है। कई बार क्या होता है, सरकार इस प्रकार की नीतियां बना सकती है, इस प्रकार के निर्णय ले सकती है जिससे सरकार को ही फायदा हो। देखिए, कई सरकार का एक तो ये रोल है कि भाई वो राजकोषीय नीतियों में सबसे ऊपर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारत में एक बैंकिंग सिस्टम है। बैंक आप जानते हो, बैंक सबको ऋण देता है, बैंक का काम होता है लोगों को ऋण देना। ठीक है, आपको पता है बैंकों से भारत में सरकार जो है, सरकार भी बैंकों से ऋण लेती है और बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेती है। भाई, सरकार जो है इतने सारे खर्चे करती है, वो कहां से पैसा आता है? सरकार बैंकों से बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लेती है। अब आप सोच के देखिए कि यानी कि बैंकों की तरफ से अगर आप देखें, बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनके लिए तो सरकार एक कस्टमर है कि नहीं है? सरकार एक कस्टमर है कि नहीं है? सरकार एक ग्राहक जैसी ही हो गई कि नहीं हो गई? आप ये बताइए। जैसे आप और मैं किसी बैंक के पास गए कि भाई हमें 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो हम बैंक के लिए एक कस्टमर हैं। वैसे ही सरकार भी बैंक के लिए एक कस्टमर है कि नहीं है? सरकार बड़ा लोन लेती है, लेकिन सरकार लोन लेती है। अब आप एक बात बताइए, क्या यह उचित होगा? लॉजिकली सोच के देखिए, क्या यह उचित होगा कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, केवल मैं एसबीआई से लोन ले रहा हूं और एसबीआई का मालिक मैं ही हूं। एसबीआई कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, यह सारी नीतियां मैं तय कर रहा हूं। क्या यह उचित है? आप यह बताइए, क्या यह आपको उचित लग रहा है? मतलब यह तो वही वाली बात हो गई कि यूपीएससी की परीक्षा आप दे रहे हो, लेकिन पेपर भी आप ही सेट कर रहे हो। बात क्लियर है कि नहीं? आप अगर यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो और उस परीक्षा का पेपर भी आप ही सेट कर रहे हो, तो यह तो उचित नहीं है ना। ऐसे ही अगर सरकार मान लीजिए बैंक की कस्टमर है और बैंक अपनी रोजमर्रा की नीतियां कैसे चला रहे हैं, बैंकों की दशा ठीक है या नहीं है, बैंकों को कितना ऋण कब देना चाहिए, बैंक सुरक्षित है या नहीं, अगर बैंकों पर रोजमर्रा का नियंत्रण भी सरकार का हो गया, तो एक तरह से जो कस्टमर है वही कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो अपने फेवर की बात करेगा ना सारी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो बैंकों का हित जो है वो पीछे हो जाएगा। बैंकों का हित जो है बैंक भी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है ना। आप चाहते हो बैंक भी मुनाफा कमाए, बैंक घाटे में ना रहे, बर्बाद ना हो।
लेकिन अगर सरकार बैंकों की राजा बन जाएगी, बैंकों की मालिक बन जाएगी, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है, और मालिक से मेरा मतलब यह नहीं है शेयर होल्डर, मालिक से मेरा मतलब है रोजमर्रा का बैंकों का मैनेजमेंट अगर सरकार करने लगेगी तो यह क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि सरकार खुद बैंकों की बहुत बड़ी कस्टमर है। यह बात समझते हैं कि नहीं आप? ये लगभग पॉलिटी में इसका पैरेलल क्या है, न्यायपालिका। किस भारत में तकरीबन हायर जुडिशरी में आप जाइए तो तकरीबन आधे मुकदमे जो होते हैं वो सरकार पे होते हैं, या तो सरकार करती है या सरकार के विरुद्ध किए जाते हैं। इसीलिए जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में देना अच्छा कदम नहीं माना जाता कि भाई आप ही एक पार्टी हो, आप पर ये मुकदमा चल रहा है, जज आप ही फिक्स कर रहे हो कौन बनेगा, तो फिर तो यार ये निष्पक्ष कैसे रहा। यही बात यहां पे है कि आप बैंक के कस्टमर हो और बैंक पे नियंत्रण आपका ही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए दुनिया भर में यह आवश्यकता मानी गई कि बैंकों का जो पूरा नियंत्रण है, यह नियंत्रण किसके पास होना चाहिए? यह नियंत्रण होना चाहिए एक स्वायत्त संस्था के पास। और वो स्वायत्त संस्था का काम जो है, यह काम कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी कि आरबीआई बेसिकली वो स्वायत्त संस्था है जो भारत में बैंकों का नेतृत्व करती है। बैंक कैसे चलेंगे, बैंक पर किस तरह का नियंत्रण रहेगा, बैंकों का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, बैंकों में घोटाले गड़बड़ इत्यादि तो नहीं हो रही, इस सब का पूरा नियंत्रण जो है, पूरा कंट्रोल जो है वो कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हाथों में रखता है। ठीक है, तो ये जो है एक स्वायत्त संस्था के तौर पे आरबीआई जो है बैंकों के ऊपर काम करती है। इसका लक्ष्य वही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको रोकना। और बैंक आमतौर पे क्या करते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाते या घटाते हैं। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि सरकार का क्या फैसले थे। जहां तक राजकोषीय नीति की बात आती है कि भैया देश में सरकार अपना खजाना कैसे भरेगी और खाली करेगी, यह सरकार के हाथ में है, सरकार को इसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देश में मुद्रा कितनी होगी, पैसा कैश मुद्रा कितनी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति जो होती है ये होती है पूरी तरह से आरबीआई के हाथ में। तो आप ये फर्क याद रख लीजिए। राजकोषीय नीति मतलब आप भाई अपना राजकोष कैसे भरोगे, कैसे खाली करोगे, पूरी तरह से भारत सरकार के हाथ में है, आरबीआई का इसमें कोई दखल नहीं है। वही मौद्रिक नीति कि आपके यहां ब्याज दर कैसे होगी, आपके यहां मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा या कम होगा, ये सारी चीजें जो हैं ये कौन तय करता है? ये आरबीआई तय करता है। तो ये दोनों आपस में एक स्वायत्त संस्था है। ये बात समझ में आई? तो आरबीआई की आवश्यकता आपको इसलिए है कि सरकार जो है खुद बैंकिंग सिस्टम की एक कस्टमर है, और आप एक कस्टमर को बैंकों का नियंत्रण नहीं दे सकते। यह सही तरीका, यह सही बात नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से दुनिया के हर देश में यह व्यवस्था बनाई गई है। भारत में इस पर विवाद भी रहे हैं कि आरबीआई कितनी स्वायत्त है, क्या आरबीआई को हमें और स्वायत्तता देनी चाहिए या जितनी स्वायत्तता अभी है उतनी काफी है। इस पर कोई निष्कर्ष हम निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन तब भी ये एक बहस है, ये एक चर्चा है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये छोटा सा एक डिस्कशन जो था इसने आपके दिमाग में आरबीआई की आवश्यकता क्यों है ये चीज एकदम क्लियर कर दी होगी। ऐसे डिस्कशंस लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा जो P2I बैच है, स्टडी IQ का जो P2I बैच है, उसकी स्टार्ट डेट हिंदी माध्यम के लिए 10 तारीख है, अंग्रेजी माध्यम के लिए 17 तारीख है और बाइलिंगुअल के लिए 15 तारीख है। आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अभी, क्योंकि दिवाली सेल चल रही है, दिवाली का शुभ अवसर है, दिवाली के लिए बहुत बड़ी सेल लगी है। 16 नवंबर तक आप मात्र, अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे जो कि मेरे नाम पे आधारित है, तो आप इस कोर्स को 22,999 रुपए यानी कि केवल 23,000 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। 2,000 रुपए की अतिरिक्त छूट आपको इस कोर्स पे मिल रही है। आप इससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को व्यवस्थित कीजिए। आप जानते हैं कि ये P2I कोर्स है, इसमें आपको जितने प्रकार की भी सुविधाएं संभव हैं आपकी तैयारी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो सारी सुविधाएं आपको इस कोर्स में मिलेंगी। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और इस कोर्स से तुरंत जुड़ जाइए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।